प्रबुद्धजन सेवानिवृत्त द्वारा लक्षित समूहों के साथ किया गया संवाद। संभल डीआर रिसोर्ट बहजोई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबुद्धजन सेवानिवृत्त आईपीएस आनंद कुमार एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली शिव कुमार तोमर एवं मुख्य अतिथि मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह द्वारा लक्षित समूहों के साथ संवाद किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भी है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने संबोधन में सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी दी। अभी हाल ही में हुई सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की गई पुलिस आरक्षी भर्ती एवं साइबर क्राइम के विषय में जानकारी दी। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बताया। उन्होंने बताया कि जनपद में 45 पुलिस चौकी खोली जा चुकी है। जिलाधिकारी ने संभल संवाद ऐप के विषय में भी जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी ने एक पुष्प एवं एक पुस्तक अभियान के विषय में भी बताया। जिलाधिकारी ने पीएम श्री विद्यालय के विषय में भी बताया और ग्राम चौपाल तथा ग्राम कुल के विषय में भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। प्रबुद्धजन सेवानिवृत्त आईपीएस आनंद कुमार ने कहा कि विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। योगी जी का संकल्प है। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को भी विकसित बनाना होगा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि सबकी सलाह लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए ताकि सभी लोग इसमें भागीदार रहें और योगी इसको सभी का स्वप्न बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तो उसमें हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा उत्पादन होगा, औद्योगिक विकास होगा। तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ हैं तो इसका रचनात्मक हम उपयोग करें। सरकार की मंशा ये है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो ये कार्यक्रम की मूल भावना है उस मूल भावना के अनुरूप हम चलें। इसके सारे पहलू आपके सामने आ चुके हैं। पहली बात ये कि जन भागीदारी क्यों? उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश कागज पे बना नक्शा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या फिर कोई चित्र है? क्या है? किसी भी देश या प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो उसका मूल जो होता है वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ पे रहने वाले। अगर रहने वालों की भावना उससे नहीं जुड़ी है तो कोई भी देश बिना भावना के देश नहीं बन सकता। वो नक्शा खींचा जा सकता है। आप देख रहे होंगे मध्य एशिया में गल्फ, वहाँ पे लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में सभी लड़ रहे हैं, जबकि एक ही संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, फिर भी लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर खाली नक्शे से बात बन जाती तो ये शायद लड़ाइयाँ नहीं होती। तो हम भावनात्मक रूप से जुड़े लोग हैं। उसके केंद्र में कौन है? लोग, यानी आप, हम सभी। संभल के लिए जो संभल के सभी लोग हैं वो महत्वपूर्ण है। अब सबकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं वो शायद सबकी आवाज़ बने। इसीलिए अलग अलग वर्ग से सभी लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि जो सारे लोग यहाँ आए हैं उनसे जो अपेक्षा है कि अपनी जगह के निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, वो आप जरूर करेंगे। और भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे उसके लिए आपको डिफरेंट सेक्टर्स दिए गए। इसमें हम आपके सुझाव चाहते हैं, सरकार आपसे सुझाव चाहती है। हमने देखा भी है कि किस तरह से धन तो आया लेकिन बुद्धि नहीं आई, तो वो धन भी कहाँ चला जाता है? नष्ट हो जाता है। क्योंकि धन की तीन ही गतियां बताई गई है, एक भोग, दूसरा दान और तीसरा नाश। तो इसीलिए समग्र विकास में के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी विचार किया गया है कि किस तरह से जो हमारी परंपराएं थी और आधुनिकता है, दोनों का संगम करेंगे तो हम वास्तव में भारत को भारत और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। और इसी तरह से तीन जो दूसरी थीम है उसमें अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। पैसा तो हो हमारे पास, उसके अतिरिक्त हमें कुछ न कुछ सृजित करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम शतायु हों, स्वस्थ रहें, सुशिक्षित रहें और अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक रहें। ऐसी जीवन शक्ति, जीवटता शक्ति हम सभी में होनी चाहिए। तो आज मेरा विषय है वो है शिक्षा सेक्टर। लेकिन शिक्षा सेक्टर पर जाने से पहले और उसमें 12 क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र में सुझाव दे सकते हैं और एक मोबाइल नंबर पर 3 बार OTP आएगा और 3 सुझाव आप
दे सकते हैं। यदि आपके पास 2 मोबाइल सामान्य रूप से होते ही हैं, 2 सिम होती है सबके पास, यदि 2 सिम हैं, 2 मोबाइल नंबर हैं, तो आप 6 सुझाव 6 क्षेत्रों के अंदर दे सकते हैं और वो सुझाव अखिल उत्तर प्रदेश और अखिल भारत स्तर के ऊपर कंपाइल होंगे और उसके बाद में जो नीतियां बनेंगी उसमें उन सुझावों को लिया जाएगा। इसलिए यहाँ आए जितने भी भैया जी बैठ जाइए, हाँ, और सीडीओ साहब जो अधिकारी गण उनको कहिए कोई बस 2 घंटे तो हमारे इतने तो अच्छे श्रोता हैं, मुझे विश्वास है कि 2-2.5 घंटे बिल्कुल शांत रहेंगे। तो 12 क्षेत्रों में हम सभी को सुझाव देना है और आपका दायित्व बनता है, जो जिस ग्राम से आए हैं, जो जिस संगठन से आए हैं, वो उस संगठन और ग्राम के सभी व्यक्तियों का सुझाव मोबाइल के माध्यम से लें। इसीलिए हमने तय किया है कि जो हमारी जन सुनवाई होगी उसमें हम जन सुनवाई करते समय 100% लोगों के सुझाव लेंगे। जो भी व्यक्ति आएगा उनका सुझाव वहां पे लेंगे। इसी तरह से सीडीओ साहब कलेक्ट्रेट के दोनों द्वारों के ऊपर 2-2 लोग लगा दीजिए। जो भी आप प्रवेश करें वो QR कोड स्कैन करें, तुरंत सुझाव दें और फिर अंदर जाएं। ऐसा कल सुबह से सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक जो कार्यालय अध्यक्ष है या विद्यालय के अंदर शिक्षक हैं हमारे, या किसान संगठनों के उद्योग बंधु और व्यापार बंधु के या विभिन्न NGO के सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो सभी अपने अपने से जुड़े सभी लोगों के 100% सुझाव लेंगे। तो जो 12 क्षेत्र हैं इसमें से एक क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र, लेकिन शिक्षा क्षेत्र से पहले इसको दिया गया। इसमें जो मूल कंपोनेंट है वो जन भागीदारी है। इसमें शासन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी तक कार्य हुए उन योजनाओं से लोगों को परिचित कराया जाए, जो लाभार्थी हैं उन तक उनको लेके जाया जाए। एक तो अभियान ये है। दूसरा, जैसा कि लोकतंत्र के जो परिपाटी है उसके हिसाब से सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आप हमें सुझाव दें कि आगे और क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों की आकांक्षा होगी और वो एक सुझाव इस तरीके से मांगा है जिससे जीवन में लोगों के बदलाव आए, लोगों के परिवर्तन आए। वो हर एक वर्ग है उसमें शामिल, चाहे वो उद्योग व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम के बारे में सुझाव देने के साथ साथ वो और ज्यादा क्या चाहते हैं कि जो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है वो भी अपने यहाँ बैठे बैठे वो अपने मोबाइल फोन से चाहे तो QR कोड से जनरेट करके अपने सुझाव दे सकता है। हम लोगों से लगातार आग्रह भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सुझाव मिले और सुझाव में शिकायतों के लिए IGRS पोर्टल है, उसमें शिकायतें डालें। सुझाव अपने कि उनके अंदर भी तो दिमाग में चल रहा होगा कि कोई चीज़ अगर ऐसे होती तो बेहतर होता, तो अपने सुझाव ही ज़्यादा देते। सर, विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम हुआ है, तो किन किन लोगों से आपने संवाद किया है और क्या क्या लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था उसके अनुरूप पहली बात तो ये कि हर एक वर्ग से हमें फीडबैक लेना है। प्रयास तो हमारा हर एक वर्ग को उसमें जोड़ना है, लेकिन मूल जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सरकार ने दिया है, जो मैंने अभी आपको गिनाए कि वो हर एक उसका सेक्टर है और उस सेक्टर के अनुरूप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, चाहे वो उद्योग व्यापार के हों, उद्योग अलग, व्यापार अलग, कृषि अलग, शिक्षा अलग, स्वास्थ्य अलग, हर एक तरीके के लोग वहाँ पे शामिल हैं। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे कुपोषण है और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सभी के फीडबैक को हम ले रहे हैं। उसमें जितने सेक्टर्स डिफाइंड है उन सेक्टर्स में तो लोगों के फीडबैक ले भी रहे हैं, पर उनसे बाहर भी अगर कोई फीडबैक दे रहा है उसको भी हम नोट कर रहे हैं और उसी के अनुरूप सारी चीज़ें हम एक बार कंपाइल करके शासन के पास भेजेंगे, जो संबल के बारे में लोगों का सुझाव। सर, 2024 में जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसका जनपद संबल में एक ATS की यूनिट की स्थापना की जाएगी, किस तरीके से? देखिए, ATS की स्थापना उस चीज़ का एक कड़ी का एक हिस्सा है। देखिए, संभल को हमारे पूरे मंडल का सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता है। यद्यपि अगर जो उसकी प्राकृतिक संसाधन देखें तो उसमें संभल काफ़ी आगे है। पहले इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है, तो दोनों तरीके से चीज़ें की जा रही है। एक तो ये कि यहाँ संभल को एक पर्यटन नगरी के तौर पे विकसित किए जा रहे हैं, पर उसके मूल में है कि जब हम कहीं से इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उसके लिए सुरक्षा हो
और जो इसकी पूरी पृष्ठभूमि उसके अनुरूप सारी चीज व्यवस्था की जाए। एटीएस का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसी को लेकर किया गया है, क्योंकि जब आप संभल का इतिहास देखेंगे तो एक समृद्ध इतिहास के साथ साथ एक पैरेलल अपराधों का भी इतिहास रहा है। तो हम सरकार की कोशिश है कि हर तरीके से वो सुरक्षा कवर दिया जाए संभल को, जिससे संभल को विकसित किया जा सके। ये उसी योजना का हिस्सा है। सर, संभल हिंसा के बाद से भी क्या कुछ ऐसे लोग गिने गए हैं कि जो उन आतंकवादियों में सम्मिलित हुए हों? क्योंकि संभल में तमाम आतंकी और संगठन सक्रिय पाए गए हैं और यहाँ पर जो कास्तूर और जो असली भी यहाँ पर मिले थे संभल से। देखिए, इसको लिंकेज कहिए, संभल का लिंकेज मिला है, सीधे तौर पर कोई नहीं है पर लिंकेज मिला है। अब पुलिस का और हमारी जो LIU है उन सब का लगातार ये काम रहा है और उसमें करते भी रहे हैं, सूचनाएं एकत्रित भी पहले से है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज अगर सभी लोग यहाँ से हट गए तो फिर बाद में नहीं आ जाएंगे, या आज हैं तो हमेशा रहेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है। चिन्हांकन का काम जारी है। मैंने आपसे कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है विकास, और विकास को फलने फूलने के लिए जरूरी वातावरण हो, वो तैयार हो, और वो एक जरूरी वातावरण सबसे पहले उसमें सुरक्षा, और उसके ऊपर भी काम।